हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रामजी दास राठौर, गेस्ट फैकल्टी कॉमर्स, MLB कॉलेज ग्वालियर। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में, हमारा विषय फाइनेंशियल अकाउंट है। यूनिट 1 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में भी हम लेखांकन एक परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा के बारे में जानेंगे, जो कि कई बिंदुओं के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से इस टॉपिक का अध्ययन आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। तो लगातार आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टैनली डब्ल्यू रोलैंड ने इस संबंध में अपनी बात कही है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, प्रत्येक सौदों के दोनों रूपों में लिखने की प्रणाली है। जो भी आपका सौदा होगा उसके दो रूप होते हैं, उसको लिखने की ये प्रणाली है। या संक्षेप में इसका आशय हम समझें कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट होता है। महत्वपूर्ण यह है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली एक बनावटी या केवल गणित संबंधी नियम नहीं है, वरन सौदों के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करती है। तो यह बात स्टैनली डब्ल्यू रोलैंड ने 15वीं शताब्दी की जानकारी देते हुए दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में कही थी। और दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम और अंदर जाएं तो इटली के वेनिस नगर में लूकास पैसियोली द्वारा सन 1494 में इसको प्रारंभ किया गया था और बाद में यह प्रणाली इंग्लैंड में अपनाई गई और फिर लगभग सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। यदि हम इसके आशय को एक लाइन में समझें तो प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। लेखाकर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है, उसे द्विप्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। इसकी हम कुछ परिभाषा के माध्यम से भी बात करना चाहेंगे। तो विलियम पिकिल्स इस संबंध में कहते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला, अर्थात प्रत्येक लेन देन में यदि कोई रिसीवर है तो निश्चित तौर पर कोई गिवर भी उसमें होगा। पाने वाले के खाते को नाम और देने वाले के खाते को जमा किया जाता है। तो विलियम पिकिल्स इस परिभाषा के माध्यम से आपको एक नियम की जानकारी दे रहे थे, जो कि दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में उन्होंने बताया। RN कार्टर की परिभाषा कहती है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों द्वारा लेखा किया जाता है। आगे हम खातों के प्रकार के साथ इनको समझेंगे। यदि हम एक आदर्श परिभाषा की बात करें कि दोहरा लेखा प्रणाली को एक लाइन में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो द्विप्रविष्टि प्रणाली का आशय लेखांकन की इस प्रणाली से है जिसके अनुसार लेन देन की दोनों पक्षों में एक पक्ष को नाम और दूसरे पक्ष को जमा निश्चित नियमों के आधार पर करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास था, RN कार्टर भी इस संबंध में कह रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाय मीन्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो जो आपके व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खाते हैं, उनके नियमानुसार आप संबंधित ट्रांजैक्शन के पार्ट्स को डेबिट करेंगे अथवा उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो जो भी आपका नियम होगा उसके अनुसार आपको उसको डेबिट और क्रेडिट करना है। यानी प्रत्येक सौदे के दोनों पक्ष का रिकॉर्ड आपको नियमानुसार मैनेज करके इसमें चलना है। अब हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। तो जिसमें सबसे पहली प्रणाली जो है हमारे पास, वह है प्रणाली का न्यायपूर्ण होना।
पहली विशेषता। तो एन इक्विटेबल सिस्टम, यह किस तरीके से है, आइए इसको समझते हैं। तो जब कभी सौदा किया जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, चाहे वो क्रय विक्रय के संबंध में हो या किसी वस्तु का आपने लेन देन किया हो, तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत है। यदि आप एक का लेखा करेंगे और दूसरे पक्ष का लेखा नहीं करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि यह प्रणाली न्यायपूर्ण है, क्योंकि यह प्रत्येक सौदे के दोनों पक्षों का लेखा करती है। दूसरा जो बिंदु है हमारे पास, वह है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत पहलुओं का लेखा होना। रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। हो सकता है कि यदि सौदे के दोनों पहलू व्यक्तिगत हों या दोनों पहलू अव्यक्तिगत हों, या एक पहलू व्यक्तिगत हो दूसरा अव्यक्तिगत हो, दोहरा लेखा प्रणाली में आप दोनों ही पहलुओं का लेखा करते हैं और इसी कारण इस प्रणाली को आप वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। कार्टर ने इस संबंध में कहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय व्यक्तिगत अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा करने से है। तो ये बात हमने परिभाषा के साथ भी समझी थी। जो अगला बिंदु है हमारे पास विशेषता का, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट रूल्स। तो जैसा कि हमने इसके आशय के साथ ही इसको समझा था कि दोहरा लेखा प्रणाली में आप जो सौदा है उसके दोनों रूपों को आप नियमानुसार डेबिट अथवा क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी डेबिट कर देंगे किसी को भी क्रेडिट कर देंगे, बल्कि उसके नियम हैं जिनको हम आगे समझेंगे, जिन्हें अकाउंटिंग पिलर कहा जाता है। अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स हैं वो हमारे पास, और उन्हीं नियमों के आधार पर आप प्रत्येक सौदे के भाग को डेबिट अथवा क्रेडिट करते हैं। और दोहरा लेखा प्रणाली की अंतिम विशेषता जो हमारे सामने है वह है अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्योंकि प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को नाम और दूसरे पक्ष को जमा किया जाता है, अतः इन दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। और तुलना के लिए हम तलपट का प्रयोग करते हैं, और तलपट इस बात के लिए, ट्रायल बैलेंस इस बात के लिए हमको एश्योर करता है कि अभी तक हमने जो भी काम किया है वो अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा की पूरा काम सही है। तो इस तरीके से अभी हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह था दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। तो हमने 4 विशेषताओं को जाना। प्रणाली न्यायपूर्ण होना, एन इक्विटेबल सिस्टम, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत पहलू का लेखा होना, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना, तो रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट रूल्स, एंड लास्ट वन अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, तो हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और अगला टॉपिक हमारे सामने है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी सिस्टम को यूज करें उससे होने वाले लाभों के कारण ही हम उस प्रणाली को व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं। तो इस बिंदु को समझने के लिए हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, पहला जो हमारा टॉपिक है वह है व्यवसायियों को लाभ। तो व्यवसायियों को दोहरा लेखा प्रणाली से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, चलिए अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिसमें हमारे पास पहला बिंदु है
वह है व्यापार से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान। तो व्यापार से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। लेखों की सहायता से व्यापारी ये जान सकता है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि, उसे दूसरे व्यक्तियों से क्या लेना है तथा क्या देना है, उसकी संपत्तियों और दायित्व की क्या स्थिति है। तो इन सभी बातों का ज्ञान आपको अपने व्यावसायिक लेखों से हो सकता है। तो व्यापारी को सबसे पहला फ़ायदा यह है कि व्यापार से संबंधित सभी जानकारी उसको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे सामने है व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक होना, हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। यदि आप किसी बिजनेस को क्रय करना चाहते हैं अथवा आप अपने व्यापार को किसी को विक्रय करना चाहते हैं, तो उस समय भी आपके लिए दोहरा लेखा प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दिए गए लेखों के अनुसार ही आप उस व्यवसाय का मूल्यांकन करते हैं कि उसका क्या क्रय मूल्य होना चाहिए अथवा उसका क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए। देन अगला बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना। तो ड्राइंग यूजफुल कंक्लूजन बाय कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से आप अपने आप की तुलना गत वर्षों के परिणाम से कर सकते हैं और उसके आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा व्यवसाय प्रगति कर रहा है या कुछ कमियां रह रही हैं। तो उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम दूसरे व्यवसायों से भी तुलना करके अपने व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो हेल्पफुल इन सॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट हमारा अगला पॉइंट रहेगा, जो कि हम कहेंगे कि व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक भी हमारे पास ये लिखे रहते हैं। यदि मान लीजिए कहीं कोई हमारा किसी व्यापारी से विवाद हो गया है, तो वहाँ भी यह हमको निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगला बिंदु है कर निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापारी को कई प्रकार के कर देने पड़ते हैं, तो कर निर्धारण के लिए आपके अकाउंट आपको पूरी मदद करते हैं। देन नेक्स्ट बिंदु है ऋण लेने में सहायक होना, हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन्स। दैट मीन्स कि यदि किसी वित्तीय संस्थान से आप ऋण लेना चाहते हैं, तो संबंधित संस्थान में आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रेजेंट करना होता है और लेखों से संतुष्ट होने पर ही वह संस्थान आपको ऋण प्रदान करता है। अगला बिंदु है हमारे पास ख्याति के निर्धारण में सहायक होना, हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ गुडविल अमाउंट। तो विभिन्न वर्षों के लेखों के आधार पर आप संबंधित व्यवसाय की ख्याति का निर्धारण करते हैं और ख्याति के निर्धारण करने में आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपकी पूरी मदद करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, साझेदारी में सहायक होना। तो लेखाकर्म के माध्यम से साझेदारी में बहुत से लाभ होते हैं, जैसे नए साझेदार को फर्म की वित्तीय दशा का ज्ञान हो जाता है या किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कितना पैसा देना है। तो ये सारी बातें भी आपके लिए अकाउंटिंग सपोर्ट आपको मिलता है। तो साझेदारी में भी लेखांकन आपके लिए मदद करता है। द नेक्स्ट पॉइंट बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक होना, हेल्पफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की जो उत्पादन क्रियाएं हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, जटिल हो गई हैं और लेखाकर्म को सुचारू रूप से रखा जाना आज आवश्यक हो गया है। क्योंकि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारे पास सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि लेखांकन हमको आसानी से उपलब्ध कराता है। अगला बिंदु है हमारे पास कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक होना, हेल्पफुल इन कीपिंग कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज़। तो उचित रूप से रखे गए हिसाब के आधार पर कर्मचारियों की त्रुटियों व कपटों को पकड़ा जा सकता है और इस प्रकार से उन पर नियंत्रण ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी कार्यक्षमता की जांच भी की जा सकती है।
जब व्यापारिक संस्थान सभी प्रकार का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा तो कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अप्राइजल भी आसानी से चेक किया जा सकता है और उनके द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की गलती को आसानी से रोका जा सकता है। एंड लास्ट बिंदु हमारे पास है दिवालिया घोषित कराने की कार्रवाई में सहायक, तो हेल्पफुल इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। तो एक व्यापारी दिवालिया घोषित तभी किया जा सकता है जबकि उसके दायित्व अधिक हों और संपत्तियां कम, और यह बात साबित करने के लिए आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में यह दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आपके दायित्व ज़्यादा हैं और संपत्तियां काफ़ी कम हैं। तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिवालिया घोषित कराने की कार्रवाई में भी सहायक होता है। तो अभी जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे वह सारे के सारे एडवांटेजेस एक व्यवसायी को प्राप्त होते हैं, इसलिए व्यवसायी दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग अपने व्यापार के लेखांकन में करते हैं। आगे हम कुछ और संबंधित पक्षों को भी जानेंगे जिनको लेखांकन के द्वारा लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें अगला बिंदु आपकी स्क्रीन पर है कर्मचारियों को लाभ। तो वित्तीय लेखों से कर्मचारियों को भी काफ़ी लाभ होता है। भले ही लेखांकन संस्थान द्वारा किया गया है, लेकिन कर्मचारियों को क्या लाभ होगा तो उसको हम समझते हैं। तो कर्मचारियों का वेतन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका पारिश्रमिक, अन्य प्रकार का पारिश्रमिक, बोनस, ये सभी प्रकार की कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो लेखांकन के माध्यम से कम की जा सकती हैं और कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में लाभ दिया जा सकता है। यदि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो वह भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दिखेगा, और यदि कंपनी समस्या में है तो वह भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको दिखाएंगे। तो कर्मचारियों की बोनस संबंधी जो भी मांग है या वेतन वृद्धि संबंधी मांग है वह आसानी से लेखों के माध्यम से सॉल्व की जा सकती है। अगला बिंदु है व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों को लाभ। तो अदर पार्टीज जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो लाभ किस तरीके से है कि मान लीजिए लेन देन के संबंध में कोई आपका विवाद हो गया है, मतभेद हो गया है, तो इस मतभेद को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को संबंधित व्यापारी को दिखाएं कि हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका रिकॉर्ड उस डेट में इस तरीके से किया गया है। साथ ही साथ व्यवसाय में जितने भी विनियोग करने वाले व्यक्ति हैं, उधार माल देने वाले अन्य पक्षों को भी आप पर्याप्त सूचनाएं लेखों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, और आपके द्वारा प्रस्तुत लेखों के आधार पर ही अन्य व्यक्ति निर्णय लेते हैं कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार आगे किया जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार को लाभ के बारे में। सरकार को भी आपके व्यापारिक लेखांकन से कुछ लाभ मिलते हैं। तो पहला बिंदु है कि व्यवसाय को वित्तीय सहायता इन्हीं लेखों के आधार पर दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं सरकार भी आपके व्यापार को समय समय पर मदद करती है, लेकिन मदद तब की जाती है जब आपको आवश्यकता हो, और आप अपनी आवश्यकता को लेखों के माध्यम से दिखा सकते हैं। दूसरा कि व्यवसाय की प्रगति ज्ञात करके देश के व्यावसायिक और औद्योगिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश के विकास में व्यापार रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और व्यापार का विकास हम लेखों के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो सरकार आपके लेखों के माध्यम से यह ज्ञात करती है कि देश में औद्योगिक स्थिति क्या है, और विभिन्न प्रकार के कर जैसे आय कर, उत्पादन कर आदि लगाने में सरलता होती है। लाइसेंस देने में भी सरकार को काफ़ी मदद मिलती है इन लेखों के माध्यम से, और यदि व्यावसायिक कानूनों में कोई संशोधन करना है तो उन संशोधनों के लिए भी आधार आपके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेखांकन होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु हमारे पास है उपभोक्ताओं को लाभ। तो उपभोक्ताओं को भी आपके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बेनिफिट मिलता है। क्या है वह कि उचित एवं पूर्ण लेखों से सही लागत मूल्य और उचित विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे
तो उसके आधार पर आप अपनी लागत का निर्धारण करेंगे और लागत आप सही निकालेंगे तो आपका विक्रय मूल्य भी सही होगा, उचित होगा। इस तरह से उपभोक्ताओं को भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लाभ प्राप्त होता है। और इसके बाद अगला बिंदु हमारे पास है शोधकर्ताओं को लाभ। तो विभिन्न व्यवसायों के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के आधार पर शोधकर्ता इस प्रणाली में आवश्यक सुधार एवं सुझाव प्रस्तावित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो जो आपके रिसर्च स्कॉलर हैं, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखने के बाद आपको बता सकते हैं कि उनमें क्या सुधार की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से अभी हमने दोहरा लेखा प्रणाली के लाभों के बारे में जानकारी ली, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने समझा। आगे हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के दोषों के बारे में, डिमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी सिस्टम के आपको फायदे हैं तो संबंधित सिस्टम की कुछ कमियां भी होती हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली में भी कुछ कमियां हैं, वो क्या हैं, चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहला बिंदु हमारे सामने है वह है खर्चीली प्रणाली, एक्सपेंसिव सिस्टम। तो यह प्रणाली खर्चीली किस प्रकार से है, तो इसको समझिए। तो इस प्रणाली में अनेक लेखा बहियों को रखना आवश्यक होता है। साथ ही बहियों को रखने के लिए, बुक्स को रखने के लिए योग्य लेखापाल की आवश्यकता होती है। आपको एक्सपर्ट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और इन दोनों कारणों से इसकी लागत अधिक आती है। इसलिए इसको छोटे व्यवसायी अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। अगला बिंदु है अशुद्धियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। तो इस प्रणाली में आधारित खातों की जांच तलपट के द्वारा होती है, लेकिन तलपट का मिलना लेखा पुस्तकों के शुद्ध होने का अकाट्य प्रमाण नहीं है। ट्रायल बैलेंस के माध्यम से आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जान सकते हैं, टोटल मिल गया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही है। तलपट मिल जाने पर भी अशुद्धियां रह सकती हैं। उन अशुद्धियों को हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो सेकंड डिमेरिट है हमारे पास, वह क्या है कि अशुद्धियों की संभावना इसमें बनी रहती है। एंड थर्ड वन, योग्य लेखापाल की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ कैपेबल अकाउंटेंट। तो इस प्रणाली पर आधारित लेखों को रखने के लिए योग्य और अनुभवी लेखापाल अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यापारी इस प्रणाली के अनुसार लेखों को नहीं कर सकता। यदि आपको इसके नियमों की जानकारी नहीं है तो आप इसमें आसानी से काम नहीं कर सकते। दोहरा लेखा प्रणाली को मेंटेन करने के लिए आपको योग्य और अनुभवी होना आवश्यक है। एंड अंतिम जो कमी है इसमें वह है समय और श्रम अधिक लगना, टाइम एंड लेबर टेकिंग। तो इसमें विभिन्न प्रकार के आपको खाते रखने पड़ते हैं। इन खातों को रखने में श्रम और समय अधिक लगता है। तो इस तरीके से अभी हमने समझा कि दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं, जिसमें पहला था खर्चीली प्रणाली, दूसरा अशुद्धियों की संभावना, तीसरा योग्य लेखापाल की आवश्यकता और चौथा समय और श्रम अधिक लगना। आगे हम जानते हैं स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि जो लेखाकर्म आपका दोहरा लेखा प्रणाली में किया जाएगा उसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है हमारे सामने वह है प्रारंभिक लेखा, ओरिजिनल रिकॉर्ड। तो सर्वप्रथम सौदों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाता है। छोटा व्यापारी सभी सौदों का लेखा एक ही पुस्तक में लिखता है, जिसको हम जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वह क्रय बुक, विक्रय बुक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल, देय बिल, रोकड़ पुस्तक, मुख्य जर्नल, इन सभी पुस्तकों को अपने व्यवसाय
के संबंधित सौदों को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं जर्नल का विभाजन, सब्सिडरी बुक्स का, सहायक बहियों का वह प्रयोग करते हैं। तो पहली सीढ़ी आपके पास थी ओरिजिनल रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रारंभिक लेखा करना। दूसरी सीढ़ी है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो प्रारंभिक लेखों द्वारा एक खाते से संबंधित सभी लेन देनों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए एक अलग से आप बुक रखते हैं जिसका नाम है लेजर, खाता बही। और खाता बही में आप विभिन्न प्रकार के खातों को तैयार करते हैं, और खातों को तैयार करने का जो लाभ आपको मिलता है वह यह है कि आप संबंधित खाते के बारे में पूरी जानकारी एक ही जगह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी स्टेज है वह है प्रारंभिक लेखे का वर्गीकरण करना। तो क्लासिफिकेशन का जो वर्क हम करेंगे वो हमको लेजर में करना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज हमारे सामने है वह है तलपट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो खाता बही में जितने भी आपने खाते खोले हैं उन सभी खातों का आप टोटल लगाएंगे, उनका बैलेंस निकालेंगे, और इन टोटल और बैलेंसेस के आधार पर कुछ विधियों द्वारा आप ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो आप तैयार करेंगे वह आपकी थर्ड स्टेज में तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है कि अभी तक आपने जो भी काम किया है प्रारंभिक लेखे का और वर्गीकरण का, वह अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। एंड फोर्थ स्टेज जो हमारे सामने रहेगी वह है अंतिम खाते बनाना। तो अंतिम खाते आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट, तो तलपट के आधार पर आपको अंतिम खाते बनाना है, जिसमें आप निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और चिट्ठे को आप तैयार करते हैं। और जो व्यापार लाभानी खाता चिट्ठा आपको आप बना रहे हैं वही आपके लिए अंतिम खाता कहा जाता है। अंतिम खाते बनाने के साथ ही आपको इसका विश्लेषण और निर्वचन भी करना है। तो अंतिम खातों का विश्लेषण आप करते हैं और इसके आधार पर आप अपने व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी और वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को आसानी से जान सकते हैं और उसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय आसानी से ले सकते हैं। तो ये बात थी आपकी स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि लेखांकन की सीढ़ियाँ क्या हैं। तो ये आप फोर्थ स्टेज आप इसमें यूज करेंगे, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से आपको लेखाकर्म में कार्य करना रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या हैं, फिर उसके बाद हम खातों के प्रकार को भी समझेंगे। तो सिद्धांत का आशय उस सामान्य संनियम से है जो व्यवहारों या सौदों की दिशा निर्देश करने में सहायक होता है। सिद्धांत व्यवहारों की वह दिशा प्रकट करते हैं जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता। तो जो सिद्धांत आप तैयार करेंगे तो वो आपको एक गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, आपको उसको फॉलो करना है। तो ये तो बात थी सिद्धांत का आशय के बारे में। अब हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या कहते हैं। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार जो लेखे किए जाते हैं उनके संबंध में जो सिद्धांत अपनाए जाने की परंपरा है उन्हें द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वास्तव में ये सिद्धांत मुख्यतः 3 नियमों पर आधारित हैं और ये नियम द्विप्रविष्टि प्रणाली के नियम कहे जाते हैं। ये नियम खातों के प्रकार के अनुसार आप प्रयोग करेंगे, जो अभी आगे हम समझेंगे। तो वही आपके दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं और दोहरा लेखा प्रणाली में कार्य करते समय आपको इन सिद्धांतों को हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं खातों के प्रकार के बारे में। तो खातों के प्रकार आप थोड़ा सा स्क्रीन पर समझें, एक चार्ट के माध्यम से ये आपको समझाए जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो जैसा कि आप सबसे पहला जो डिवीज़न है वो 2 प्रकार से किया गया है, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
व्यक्तिगत खाता और अवास्तविक खाता। तो पर्सनल अकाउंट जो आपके लिए समझाने का प्रयास किया गया है, तो उसमें आपको जो कैटेगरी बांटी गई है वो कैटेगरी है आपके पास स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते। तो स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते का एस्पेक्ट यह है कि जितने भी आपके बाय नेचर व्यक्ति हैं, दैट मीन्स राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, तो इनसे संबंधित जितने भी खाते हैं वह आपके स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। दूसरा कैटेगरी है कृत्रिम व्यक्तियों के व व्यक्तियों के समूहों के खाते। तो जितने भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, समूह हैं, उनसे संबंधित खातों को हम आर्टिफिशियल पर्सन ग्रुप में कृत्रिम व्यक्तियों के खाते में शामिल करेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी हमारे पास कृत्रिम व्यक्तियों के खाते के रूप में है। और जो तीसरी कैटेगरी आपके पास है वह है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि जो व्यक्तिगत खाते हैं उनका यह प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो खाते हैं व्यापारी के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता और आहरण खाता, ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारा एक नियम होता है कि व्यापार की पुस्तकों में हम व्यापारी का नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को खोला जाता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हमने जाना। जो सेकंड कैटेगरी आपकी डिवीजन की है वह है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तो रियल अकाउंट में दो कैटेगरी आपको डिवाइड की गई हैं, मूर्तमान वास्तविक खाता, टेंजिबल रियल अकाउंट, और अमूर्तमान वास्तविक खाता, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट का एस्पेक्ट यह है कि जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, वह आपके लिए क्या कहलाएंगी, रियल अकाउंट टेंजिबल कैटेगरी में। तो मूर्तमान वास्तविक खाता कहलाएगा वह। और जिन वस्तुओं को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन व्यापार में उनका अस्तित्व होता है, उनकी वैल्यू होती है, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे आपकी गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। और टेंजिबल में आपके पास जितनी भी आपकी बिल्डिंग है, अदर एसेट्स हैं, कैश वगैरह है, उनको आप शामिल करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने दो खातों के बारे में जानकारी ली। तो व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्थान से संबंधित होता है, उसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और वास्तविक खाता, जो खाता व्यक्तिगत नहीं है, वस्तुओं से संबंधित जितने भी खाते हैं आपके, जो आपको दिखाई देती हैं अथवा नहीं दिखाई देती हैं लेकिन व्यापार में होती हैं, उनको हम वास्तविक खाता कहते हैं। और जो तीसरा डिवीज़न हमारे सामने स्क्रीन पर है नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में, तो जिसको हम कहेंगे अवास्तविक खाते। तो जितने भी आपके व्यापार के संबंध में आप व्यय करते हैं, या आपको हानियां होती हैं, या छोटे मोटे आपको लाभ या आय प्राप्त होती हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से हम खातों के प्रकार को समझते हैं। विशेष रूप से जो हमको याद रखना है वह हमको केवल इतनी सी बात याद रखना है कि खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, और तीसरा अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं के संबंध में जो नियम आपको आगे बताए जाएंगे वही आपके अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स कहे जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि जो गोल्डन रूल हैं वो किस तरीके से रहेंगे। तो पहला खाता जो हम समझ रहे थे वो हमारे पास क्या था, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। और इसकी डेफिनेशन में हमने क्या समझा था कि जितनी भी आपके व्यक्ति, फर्म, संस्थान से संबंधित खाते हैं वह आपके व्यक्तिगत खाते कहेंगे। और व्यक्तिगत खाते का नियम याद रखिएगा, पाने वाले का खाता नाम, डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट, एंड देने वाले का खाता जमा, क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। आपको ये याद रखना है कि पाने वाले का खाता नाम करेंगे और देने वाले का खाता जमा करेंगे। और जो सेकंड कैटेगरी है आपके पास रियल अकाउंट की, वास्तविक खाते के बारे में, तो उसका नियम आपका रहेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो जो भी आपकी प्राप्त हुई वस्तु है या संपत्ति है उसके खाते को आप नाम करेंगे और आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु को आप जमा करेंगे। और जो तीसरा खाता है हमारे पास व्यक्तिगत खाता नॉमिनल अकाउंट, उसका नियम रहेगा व्यय हानि का खाता नाम करेंगे। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं व्यापार के और जो भी आपकी हानियां हैं उनके खाते को आपको नाम करना है, डेबिट करना है, और आय तथा लाभ के खाते को आपको जमा करना है। तो इस तरीके से आप इन खातों के नियमों को याद रखें। अकाउंटिंग के ये गोल्डन रूल्स हैं, आपको हमेशा इनको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो आपको याद रखनी है। तो जिसमें सबसे पहली परिभाषा है सौदे के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में। तो किसी भी प्रकार का जो आप लेन देन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, उसको आप सौदा कहते हैं। जैसे मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, यह आपका सौदा है। दूसरा है एसेट्स, संपत्तियाँ। तो व्यापार में जो भी आप वस्तुएं क्रय करते हैं वह सभी वस्तुएं आप बेचने के लिए नहीं लेते हैं बल्कि आप उनके व्यवसाय में प्रयोग करना चाहते हैं। तो जो आपने क्रय संपत्ति की हुई है और आप उसको व्यापार में प्रयोग करते हैं तो वह आपके लिए संपत्ति कहलाएगी, जैसे भवन, भूमि, मशीन इत्यादि। इसके बाद अगला पॉइंट है व्यापार, बिजनेस। तो जो भी काम आप लाभ के लिए करते हैं वह आपके लिए व्यापार कहलाता है। और ये याद रखना है आपको कि व्यापार कमाने का उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकता है, आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। अगला बिंदु है पूंजी, कैपिटल। तो व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा आप लगाते हैं अथवा जो संपत्ति आप व्यापार में लगाते हैं वह आपके लिए पूंजी कहलाती है, जिससे आप अपने व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। और पूंजी खाता आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यह व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता होता है। इसके बाद अगला बिंदु है आहरण, ड्राइंग। तो व्यापारी अपने प्रयोग के लिए जो भी संपत्ति अथवा माल व्यापार से निकालता है उसको हम आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद है दायित्व, लायबिलिटी। तो वह धन जो कि व्यापारी को दूसरों को देना है दायित्व कहा जाता है, जैसे देय बिल, ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट एट्सेट्रा, इसको हम दायित्व कहेंगे। देन माल, अगला जो डेफिनेशन है हमारे पास, तो गुड्स। तो जिस वस्तु का आप व्यापार करते हैं वह वस्तु आपके लिए माल कहलाती है, गुड्स कहलाती है। और माल की परिभाषा बिक्री अधिनियम 1930 में दी गई है, उसको आपको याद रखना है। तो इसका एस्पेक्ट भी केवल इतना सा है कि जिसको आप क्रय विक्रय करते हैं और क्रय किया है उसको रिसेल करने के उद्देश्य से, तो उसको आप कहेंगे माल। इसके बाद है कटौती, और कटौती को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से भी समझेंगे। तो कटौती का एस्पेक्ट होता है डिस्काउंट, और जिसमें हम मूल्य से कुछ कम पैसा लेना स्वीकार करते हैं। जैसे 500 रुपये का माल है और हम 490 रुपये में बेचना चाहते हैं, 10 रुपये की हम कटौती उस पर दे रहे हैं। कटौती के कुछ प्रकार हैं जिसमें व्यापारिक कटौती हमारे सामने है, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड डिस्काउंट आप सभी प्रकार के अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं और इसका उद्देश्य होता है आप अपने व्यापार का विक्रय बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप व्यापारिक कटौती को ग्राहकों को प्रदान करते हैं। इसके बाद है आपके पास विशेष कटौती। विशेष कटौती हम उन ग्राहकों को देते हैं जो हमारे नियमित ग्राहक होते हैं, हमसे ही क्रय करते हैं, उनको हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट अपने रेगुलर कस्टमर्स को प्रदान कर सकते हैं। और नगद कटौती उन ग्राहकों को दी जाती है जो हमको नगद भुगतान करते हैं, और नगद कटौती ग्राहक को इंस्पायर करती है कि वह तत्काल आपको भुगतान दे, जिससे उसको कुछ कम मूल्य भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद है आपके पास अकाउंट, खाता। तो जैसा कि हमने अभी पूर्व में भी समझा था कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वहाँ पर हमको खाते तैयार करने पड़ते हैं। तो खाते में उस संबंधित व्यक्ति अथवा उस क्रय विक्रय के बारे में हमको पूरी जानकारी एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती है, उसको हम खाता कहेंगे। जैसे राम का खाता,
क्रय खाता, विक्रय खाता, मशीन खाता इत्यादि। इसके बाद है लेखा प्रविष्टि। तो लेखा प्रविष्टि का एस्पेक्ट ये है कि हमने जो अपनी एंट्री की हुई है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल्स, अभी हमने खातों के प्रकार और नियमों को समझा था, तो वह रिकॉर्ड मेंटेन करना आपके लिए लेखा प्रविष्टि कहलाएगी। और इसके बाद है आपकी क्रय और क्रय वापसी। तो जो माल आप परचेज करते हैं विक्रय के उद्देश्य से, वह आपके लिए कहलाएगा क्रय। और यदि क्रय किया हुआ माल आपके सैंपल के अनुसार नहीं है तो उस माल को आप वापस करेंगे तो वह आपके लिए कहलाएगी क्रय वापसी। इसके बाद है आपका विक्रय, विक्रय वापसी। तो इसका मतलब ये है कि जो आप माल बेच रहे हैं तो उसको आप विक्रय कहेंगे, और जो माल आपने बेचा है यदि उसमें कुछ कमी रही है तो ग्राहक आपको माल वापस कर सकता है, उसको हम कहेंगे विक्रय वापसी। इसके बाद है देनदार। तो जिन ग्राहकों को हमने उधार माल बेचा हुआ है वह हमको भविष्य में भुगतान करेंगे, वह हमारे देनदार कहलाएंगे, डेप्टर। और इसका अपोजिट है क्रेडिटर। दैट मीन्स जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है उनको हमको भविष्य में भुगतान करना है, वह हमारे लेनदार कहलाएंगे। और इसके बाद है आपके पास स्कंद, स्टॉक। तो स्टॉक का एस्पेक्ट यह होता है कि हमने जो माल क्रय किया है बेचने के उद्देश्य से, यह आवश्यक नहीं है कि पूरा की पूरा माल हमारा व्यापार का बिकेगा। जो माल बिकने से रह गया है वह हमारे लिए स्कंद कहलाएगा। स्कंद हमारे पास प्रारंभिक स्टॉक के रूप में भी हो सकता है और अंतिम स्कंद के रूप में भी हो सकता है। तो वर्ष के प्रारंभिक दिन हमारे पास जो स्टॉक शेष है वह प्रारंभिक स्टॉक, और वर्ष के अंत में जो हमारे पास स्टॉक बचेगा वह अंतिम स्टॉक कहलाएगा। इसके साथ ही हमको दिया है जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक। तो इसका एस्पेक्ट ये है कि हम अपने व्यापार में जो पशु यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको हम जीवित स्टॉक कहेंगे, और पशुओं के अलावा जो भी स्टॉक हमारे व्यापार में शेष रहा है वह हमारे लिए डेड स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में काफ़ी सारी बातों को जाना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, समझा है, और आपको कहना चाहूँगा कि इसको आप दोबारा से सुनें, समझें, अपनी किताबों का भी अध्ययन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।